हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी J&K एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। माय नेम इज़ गौरव। आज हम मैथ्स में, जैसे कि आप जानते हो, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा है। आज उसी में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम दो नई चीज़ें सीखने वाले हैं, दैट इज़ फ्रैक्शंस एंड सर्ड एंड इंडिसेस। तो ये आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जम्मू कश्मीर के एग्ज़ाम्स में। एंड ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के एग्ज़ाम्स में, जितनी भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे बैंकिंग में है, एसएससी में, उन सब में भी आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए ज़्यादा ना टाइम लेते हुए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। द टॉपिक इज सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शंस एंड सर्ड्स एंड इंडिसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। तो फ्रैक्शंस क्या होती हैं? कोई भी चीज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जो चीज़ आपकी ऊपर लिखी होती है उसको हम न्यूमरेटर बात करते हैं, बोलते हैं, एंड जो नीचे लिखी होती है उसको हम डिनोमिनेटर बात करते हैं। और फ्रैक्शंस आपकी दो तरह की होती है, वन इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। छोटी सी कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं लिखूं 2/5, तो 2/5 आपका क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि जो आपकी ऊपर लिखी वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए जो नीचे लिखी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूमरेटर है आपका वो छोटा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। द नंबर वन थिंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 5 से छोटा है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्या बन जाएगी? अगर मैं लिखूं 11/5 तो ये क्या कहलाई जाएगी? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाई जाएगी। द रीजन इज यहां पे जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है डिनोमिनेटर से। जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से। देखो, जो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शंस है ना, इसको तो आपने कुछ नहीं करना होता है, ये एज इट इज आंसर्स में लिखी मिलती हैं आपको। बट कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, जैसे कि न्यूमरेटर बड़ा है बट आपको उसको आगे भी सॉल्व करना होता है। आगे कैसे सॉल्व करना है, एक छोटी सी बात से समझते हैं। जैसे कि 11/5 एक एग्जाम्पल थी, तो 11/5 को अगर आप डिवाइड करो, यानी कि 11 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा आपका? 5 2 10 और रिमाइंडर कितना आएगा? 1। सो आंसर अगर बात करो आप, आंसर कितना आ रहा है यहां पे? आपका आंसर आ रहा है 2, आंसर आ रहा है 2 और रिमाइंडर आ रहा था 1, और डिवाइड आप किससे करोगे? 5 से करेंगे। ठीक है जी, बात क्लियर है? There are two things in fraction, one is proper fraction, one is improper fraction। ठीक है, ये दोनों बातें एक बार ध्यान से देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनके ऊपर कुछ सवाल, जैसे कि फ्रैक्शंस को जोड़ना है। मान लो आपको सिंप्लीफिकेशन में एक चीज लिखी मिल जाए, दैट इज 4 + 2/5। तो 4 + जो 2/5, इसको आप ऐड कैसे करते हो? तो आपको मैं याद दिला दूं, बचपन में यानी कि कुछ छोटी क्लासेस में आप लोग कैसे करते थे कि 4 के नीचे ऐसे 1 लिखते थे। ठीक है, और 5 और 1 का एलसीएम आप लिखते थे कि भाई यहाँ पे 5 आएगा, 5 × 4 फिर कितना बन जाएगा? 20, और फिर आप बोलते थे 2 × 1 आपका 2 बन जाएगा। सो आंसर इज 22/5। अब देखो भी, जो 22/5 है ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि आपका न्यूमरेटर बड़ा है। तो इम्प्रॉपर को आपको कभी ऐसे नहीं छोड़ना, आपने आगे भी सॉल्व करना है। तो कहने का मतलब कि 22 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा? 5 4 20, 2 आपका बच गया रिमाइंडर, यानी कि 4 आपका आंसर बन रहा है, 4 आपका आंसर बन रहा है, रिमाइंडर आपका 2 था, और आप डिवाइड कर रहे थे किससे? 5 से। सो आंसर इज 4 2/5। बिल्कुल ऐसे ही किया जाता था इस क्वेश्चन को। मिक्स फ्रैक्शन को एलसीएम के जरिए हम सॉल्व करते थे, लेकिन आज हम इसकी ट्रिक जानेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल लिया है मैंने, ताकि आप छोटे छोटे सवालों से बेसिक्स को समझते हुए आगे बड़े सवालों को सॉल्व कर पाए। सो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका था, दैट इज 4 + 2/5। मेरा आपसे कहना यह है कि आप इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करें। टाइम कैसे बच सकता है? अगर यहां पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट जोड़ दोगे। आप क्या करोगे? डायरेक्ट ही यहां पे जोड़ दोगे, कंबाइंड फॉर्म में लिख दोगे। सो 4 and 2/5, द आंसर वुड बी 4 2/5, राइट?
सो यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 8 2/7, 8 + 2/7। सो अब आप जान चुके हो कि ये एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि आंसर क्या बनेगा 8 2/7। चाहे आप सॉल्व करके देख लो भी, अगेन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 7 8 ज़ा 56, अच्छा नीचे एलसीएम 7 आ जाएगा, 7 8 ज़ा 56 और यहाँ पे 2 जुड़ गया। 58 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, 58 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, 7 8 ज़ा 56 और बचा कितना 2, यानी कि आपका आंसर आया 2 और रिमाइंडर बचा आपका यहाँ पे 2, आंसर आया 8, रिमाइंडर बचा 2 और डिवाइड आप कर रहे थे 7 से। सो दिस इज द आंसर, जो कि डायरेक्टली भी पता चल रहा है। ठीक है, होप सो ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं 8 + 12/7, तो भाई क्या आंसर 8 12/7 लिखा जा सकता है? क्या आंसर 8 12/7 लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे जो है ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर नहीं है, ये फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर। तो पहले क्या करोगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, डिटेल मेथड में तो वो आप जानते ही हो, आप एलसीएम 7 लेके पहले डिटेल वाला मेथड देखते हैं, फिर ट्रिक जानेंगे। पहले आपने 7 जोड़ दिया यहाँ पे, फिर 7 8 ज़ा 56 + 12 कितना बन गया 68 / 7। सो अगर मैं डिवाइड करूं 68 को 7 से, आप कहोगे 7 9 ज़ा 63 आएगा और रिमाइंडर 5 बच जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका आंसर लिखूं 9 5/7, तो क्या ये बात सही होगी? 9 आंसर आया था, 3 रिमाइंडर आया था और 7 से आप डिवाइड कर रहे हो। बट हम अगर डायरेक्ट लिखें तो ये आंसर नहीं बन रहा। तो यानी कि एक बात तो भाई क्लियर है कि आप प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही इकट्ठा करके लिख सकते हो, तो इम्प्रॉपर आ गया तो आप नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो फिर इम्प्रॉपर का करेंगे क्या? तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का करेंगे क्या? आप इसको सिंपल पहले थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। तो जानते हैं कैसे करना है इसको। जैसे 12/7, तो आप क्या करो 12 को 7 से डिवाइड कर लो एक बार। सो 12 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7 1 ज़ा 7, क्या आएगा 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 5/7। ठीक है, आराम से समझते हैं प्यार से, फिर आप इसको जल्दी समझ पाएंगे। पहले ध्यान से समझना है। तो 12 को अगर 7 से डिवाइड किया, 7 1 ज़ा 7 और 5 क्या बच गया रिमाइंडर। तो यानी कि आपने कहा भाई 1 पे जा रहा है और 5 आ गया रिमाइंडर और 7 से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। दिस इज 1 5/7, दिस इज 1 5/7। किस में जोड़ना है, 8 में जोड़ना है। ठीक है भाई, तो अब आप ये देखो कि 1 5/7 है, 1 5/7 को आप 1 + 5/7 लिख सकते हो। सही बात है। अरे भाई अगर आप 1 + 5/7 को 1 5/7 लिख सकते हो तो आप बीच में प्लस भी लगा सकते हो, राइट। सो 8 + 1 + 5/7, तो यानी कि आप इंटीजर को पहले जोड़ दो, ये बन गया 9 और ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर है तो आप ऐसे ही लिखेंगे। तो याद करो अभी पीछे 1 मिनट पहले हमने यहाँ पे आंसर यही निकाला था 9 5/7, विच इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो होप सो आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है पहले आप उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे फिर जोड़ेंगे। चलिए बढ़िया है। एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब पहले हमने बेसिक बात को समझा कि कैसे हम चीज़ों को जोड़ते हैं और कैसे साथ में लिखा जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अच्छे सवालों पे। अच्छा, अच्छे सवालों के आने से पहले एक माइनस वाली बात भी समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 12 - 2/5, 12 - 2/5, देखो भाई डिटेल तो आप जानते हो, ठीक है। अगर तो ये प्लस होता, अगर ये प्लस होता तो आप बोलते ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। प्लस वाली बात हो चुकी है। अब माइनस वाली बात में क्या है, माइनस वाली बात में क्या है, जो भी इंटीजर है आप उसमें एक कम करके लिखेंगे। क्या करेंगे, जो भी इंटीजर है आप उसमें एक कम करके लिखेंगे। एंड फ्रैक्शन में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस कितना होगा 3,
डिवाइड आप किससे कर रहे थे, यहाँ पे 5 तो यहाँ भी 5, सो 11 3/5 इज द आंसर। अगेन एक बार देख लेते हैं, यहाँ जो भी इंटीजर होगा, इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग द थिंग्स, फिर से बता रहा हूँ ये प्रॉपर होनी चाहिए पहले, तभी आप ऐसे रूल लगा सकते हो। तो 12 है तो यहाँ पे आपने 11 लिखना और इनका डिफरेंस ऊपर लिख के नीचे 5 से डिवीजन कर देनी है। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 12 माइनस 2/5, अगर इसको सॉल्व करें 5 एल्सियम, 12 5 ज़ा 60 माइनस 2 2 इंटू 1 माइनस 2 और यहाँ पे 58/5 58/5। अब 58 को अगर हम, ठीक है ध्यान से देखते रहें, 58 को अगर 5 से डिवाइड करें, 11 5 ज़ा 55 3 इज द रिमाइंडर, तो आंसर क्या बन जाएगा भाई 11 3/5। यही तो आपका यहाँ भी आया था। तो यानी कि अगेन आपको इतनी चीज करने की जरूरत नहीं है, आप माइनस वाली चीजों को भी डायरेक्ट कर सकते हो, बशर्ते आपके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन साथ में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे दो फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे। दो फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ना है इसके बारे में एक क्वेश्चन लिखते हैं। 6 1/4 प्लस 5 1/2। 6 1/4 प्लस 5 1/2, इसको एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो एक तो बेसिक तरीका है जो आप 6th-7th क्लास में सीखते थे कि आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल बना लें, फिर आप एलसीएम बनाओगे, फिर लास्ट में जो आंसर आएगा वो मे बी वो इम्प्रॉपर ही होगा, फिर से आप डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर मिलेगा। बट यहाँ पे हम एक नया तरीका सीखने वाले हैं, जो इसको देखो, इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो 6 1/4 को 6 प्लस 1/4, तो यहाँ पे भी क्या आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप इंटीजर्स को पहले जोड़ लो, आप इंटीजर्स को पहले जोड़ लो और फ्रैक्शंस को आप बाद में जोड़ लेंगे, फ्रैक्शंस को आप बाद में जोड़ लेंगे। चलिए यहाँ पे तो आंसर 11 आ जाएगा, 6 प्लस 5 11 आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में बस आपने इतना ध्यान रखना है कि नीचे वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मेरा मन कर रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। सो ये जो चीज़ है ये 1/4 है और ये 2/4 है। 1/4 प्लस 2/4, भाई नीचे नीचे जब भी सेम हो आप सिंपली ऐड करते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखोगे 11 3/4 विच इज़ द आंसर। 11 3/4 दिस इज द फाइनल आंसर। इसको हम स्टेप बाय स्टेप आराम से समझ रहे हैं तो हमें टाइम लग रहा है, बट एक्चुअल में ये काफ़ी एफिशिएंट मेथड है। अगर आप इस तरह से एडिशन करते हो तो आगे हम देखेंगे और बड़े सवालों को कैसे सिंपली किया जाता है अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं। द मेथड इज़ वेरी सिंपल कि आप इंटीजर्स को पहले सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शंस को आप अलग से सॉल्व करेंगे। राइट, होप सो ये भी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि फ्रैक्शंस को हम किस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। पहले क्या करेंगे, आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, देन वी विल डिस्कस इट। द क्वेश्चन इज 12 1/3 प्लस 5 2/5। इसको एक बार ट्राई करें, फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए ट्राई कर लिया होगा आपने। सो बात करते हैं, जैसे बात हमने की कि इंटीजर्स को आप पहले सॉल्व कर लेंगे। 12 प्लस 1/5, सॉरी 12 एंड 5 इंटीजर्स को पहले सॉल्व कर लिया और फ्रैक्शंस को आप बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो भाई आप यहाँ पे ये देखो कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, सेम ऐसे बन सकता है 3 और 5 आपस में तो कोई इनका मैच नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। क्यों, सही बात है। अगर मैंने यहाँ पे 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे ये फ्रैक्शंस क्या बन जाएंगी, 5/15 और 6/15, 5/15 and 6/15. This is 12 plus 5 17. So 17
ये ऐड करके क्या बन जाएगा 11/15 विच इज प्रॉपर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या आपका भी आंसर वही आया है जो हमने निकाला है यहाँ पे? चलिए, उम्मीद है आगे से एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो फ्रैक्शंस का होगा तो आप सिंपल वाले तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, आप ट्रिक वाले तरीके से सॉल्व करेंगे जो हमने आज सीखी है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़े से बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज अ वन चेंज, माइनस में ये चीज कैसे होगी 18 - 5 3/7, तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, आइए बात करते हैं। सो माइनस में क्या है, माइनस में क्या है, जैसे आप देखो 11 में से आपने 5 घटाना है। चलो डिटेल में बात करते हैं, सबको समझ में आएगा। 18 - 5 - 3/7, सही लिखा है मैंने, माइनस ही आएगा। आप देखो ये माइनस क्यों आया है, अब देखो भाई ये 5 3/7 था, तो इसका मतलब क्या आप इसको 5 + 3/7 लिख सकते थे? ठीक है, और बाहर माइनस है तो आपको पता है ब्रैकेट ओपन करने पे अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहां पे हम साइन चेंज करके -5 और -3/7 लिखेंगे। क्लियर है? सो इसलिए मैंने यहां पे दोनों के साथ माइनस लिखा है। अब आपको मेरे ख्याल ये सिंपल बात समझ में आ गई होगी, अगर पूरी फ्रैक्शन के साथ माइनस है तो उनकी जो टर्म्स हैं दोनों के साथ माइनस साइन ही आएगा। ओके, सो 18 - 5 इज 13 - 3/7, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। 13 - 3/7। अब आपको पता है कि भी अगर इस तरह से माइनस करना है, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि 13 - 3/7 करना है, तो यहाँ 13 की बजाय क्या आ जाएगा, एक लेस करके, यानी कि 12, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 4, 7 और 3 का डिफरेंस 4 है, और आप डिवाइड कर रहे थे 7। दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार इसको ध्यान से देख ले, फिर हम इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। ये डायरेक्ट ही है मेथड, बट आप देखो भाई, अगर आपने इतनी चीज़ें समझ ली, आप बेसिक से ही करें, आपको डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में जब भी आप कोई चीज़ सीखें तो आप आराम से टाइम लगा के सीखें, तो एक बार अगर आपको समझ में आ जाती है देन यू कैन डू द कैलकुलेशन फास्टर, तो आप चीज़ों को फास्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर आपको ये बात समझ आ गई तो अब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि यहाँ पे और यहाँ पे माइनस साइंस है, तो आप कहोगे यार 18 में से 5 तो माइनस करना है, ठीक है 13, तो आप कह रहे हो जब फ्रैक्शन लेस करते हो तो एक और लेस करते हो, तो ठीक है, तो 18 - 5, ठीक है, 18 - 5 13 है, लेकिन मैं 13 नहीं लिखूंगा, मैं 12 लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इनका डिफरेंस 4/7, तो क्या ये आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो क्या विदाउट पेन एंड पेपर आप ऑप्शंस में से टिक कर सकते हो? इसको डेफिनेटली टिक कर पाओगे अगर आप इस बेसिक तरीके को फॉलो करते हैं तो। चलो आगे एक और सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए। द क्वेश्चन इज 5 1/6 प्लस 3 1/4 माइनस 6 1/2 प्लस 10 2/3। तो ईमानदारी से आप वीडियो पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई करेंगे इसका आंसर, और बाद में आप मैच करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ये बात समझ में आई है या फिर दोबारा फिर से देखना पड़ेगा। चलो, अब होप सो ट्राई कर लिया होगा आपने, अब इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने बात की कि फ्रैक्शंस में सबसे पहले आप इंटीजर्स को सॉल्व कर लेंगे। इंटीजर्स आपके हैं 5 + 3 -6 + 10, ठीक है, इंटीजर्स आपने अलग से लिख लिए, एंड देन फ्रैक्शंस को आप अलग से लिख लो। फ्रैक्शंस यानी कि 1/6 1/4 और -1/2, ठीक है, बात समझ में आ गई क्यों लिखा है मैंने -1/2? जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, माइनस यहाँ पे क्यों आएगा भाई, माइनस यहाँ क्यों आएगा, -6 1/2 था, तो यानी कि आपने कहा कि अगर ब्रैकेट के हिसाब से चले तो 6 + 1/2 होगा, एंड -6 - 1/2 यानी कि ब्रैकेट जब ओपन होती है तो टर्म्स के साइन चेंज होते हैं, तो इसका मतलब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों तरफ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा, एंड इन द लास्ट दिस इज 2/3, ठीक है जी।
तो इस स्टेप को हम यहाँ तक पहले लिख सकते हैं। देन फर्दर इनको अगर सॉल्व किया जाए तो 5 + 3 8, 8 - 6 कितना होगा, 2 होगा, 2 + 10 आपका होगा 12। फर्दर आपको जो फ्रैक्शंस यानी कि सिंपल फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस अगर कंबाइन करनी है, यू शुड नो वेरी वेल कि आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 4, 6, 2 और 3 इनको सेम कैसे किया जाए। अगर मैं सबके नीचे 6 बना दूँ, 6 4 तो 6 नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। अच्छा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अगर मैं सबके नीचे 12 बनाना चाहूँ, क्या पॉसिबल है? 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए बनाते हैं। 12 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 तिये 12 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 तिये 12। अब नीचे 12 बन गया। बट अभी आपको क्या करना है, जो आपने ऑपरेशंस नीचे लगाए हैं आपको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी वही काम करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन द न्यूमरेटर, और यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। क्लियर है? अब बस कुछ नहीं सॉल्व करना है। ये आपका 2/12 है, प्लस 3/12 है, -6/12 है और यहाँ पे 8/12 है। सो आप सॉल्व कर लें। 3 + 2 5, 5 + 8, प्लस वाले पहले जोड़ लेते हैं, देन इजी होगा। 3 + 2 5, 5 + 8 13, 13 - 6 इज 7/12 और यहाँ पे 12 था तो साथ में 12 लिख दिया। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगेन मैं ही बोलूँगा, हम एक एक स्टेप आराम से समझ रहे हैं तो टाइम लग रहा है। बाकी ये क्वेश्चन करने को आपको हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे, अगर आपको सारी बातें इसमें से क्लियर है तो। ठीक है, तो मेन चीज आपकी प्रैक्टिस है। तो चीज़ों की प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना है, तो ही आपको बातें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी और समझ भी आप उसको पाओगे। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करें उतना कम है। 20 1/2, 30 1/3, 15 1/6। इसको आप वीडियो पॉज करेंगे और ट्राई करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा भी बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। कोई बच्चा एक बार नहीं समझ पा रहा है, 2 बार नहीं, एटलीस्ट तीसरी बार तो समझ ही जाएगा। चलिए ट्राई करें और इसको स्टार्ट करते हैं। सो द नंबर्स इंटीजर्स आप पहले कंबाइन कर लो, यानी कि 20 + 30 + 15, और यहां पे 1/2 एंड 1/3 + 1/6। ठीक है, 1/6 एंड इनको जोड़ें तो कितना बन रहा है? 30 20 50 60 65। द आंसर यहाँ पे 65 है। और यहाँ पे आपको पता है सबको 6 बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे अगर ऊपर नीचे 3 से करें और यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से करें, ऊपर मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ अब, और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ बन गया 3 और 2 5 और 1 6। ऊपर क्या बन गया? 6 और नीचे तो भाई पहले से 6 था, तो यानी कि ये कट के 1 आ रहा है, यानी कि फाइनल आंसर इज 66। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो यानी कि दोनों को कंबाइन करके आंसर क्या आएगा? 66। उम्मीद है आपका भी आंसर यही होगा। अब एक बड़े से सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है आप वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके एक बार देख लें इसको अच्छे से। और अब हम बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फ्रैक्शन टॉपिक, और इसके बाद आपको फ्रैक्शन में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। द क्वेश्चन इज 999 1/7, 999 2/7, 999 3/7, और ऐसा करते करते 999 6/7 तक आपको सॉल्व करना है। वीडियो अगेन पॉज करके इसको आप एक बार ट्राई कर लें, देन इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलो मेरे भाई शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पे 999 क्या बता सकते हो कितनी बार आएगा? तो 999 आपका इंटीजर जुड़ रहा है कितनी बार? 6 बार। मैं इसे फिर भी स्टेप लिख देता हूं। 999 कितनी बार आएगा भाई? 6 बार। मैं पूरा 6 बार लिख देता हूं। ये आपका 4 बार हो गया, ये इधर लिख देते हैं 5वीं बार, और ये 6वीं बार। ठीक है, एंड उसके बाद आपका है 1/7 फ्रैक्शंस। आप देखो तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7,
5/7 एंड 6/7। उधर सबके नीचे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, आपको कुछ भी सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब पहले ये कर लेते हैं सिंपल का। तो 6 और 4 10 आप अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पहले 10 के आप मल्टीपल्स 10 के कॉम्बिनेशन जोड़ने ज़्यादा आसान होते हैं। तो 6 और 4 10, 5 3 8 और 2 10, 10 10 कितना हो गया 20, 20 और 1 21/7। तो भाई ये तो 3 बन रहा है। 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। और ये 999 अगर आप कितनी बार था, 6 बार है, तो आप उसको 6 से गुना कर सकते हो, राइट। तो 6 को गुना करना है तो कैसे करेंगे, 6 को गुना करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। आप भाई ये सोच सकते हो कि आप 1000 समझ लो इसको। 1000 इंटू 6 कितना होगा, 6000। 6000 में अगर आप 6 लेस करो, 6000 में से सिर्फ 6 घटाओ तो 5994 आ जाएगा। एंड मोर ओवर लास्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन विद 9 वाले टॉपिक को डिस्कस किया था, आप वहाँ से भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो चलिए यहाँ पे अगर जोड़ें तो कितना आएगा, 5997। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। कुछ नहीं, आप 20 सेकंड में इजीली कर सकते थे। आपको पता है यार 999 आपका 6 बार क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मुझे पता 6000 में से ना मेरा सिर्फ 6 कम है, 6000 में से मेरा 6 कम है। और इनको जोड़ूँ तो मुझे पता लग रहा है कि सम 21/3 यानी कि 3 आ रहा है। तो 6 कम हो रहा था, 3 तो बैलेंस हो गया, यानी कि 3 कम करना है। 6000 में से 3 कम करना है तो आपका आंसर 5997 हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा टॉपिक जिसमें हमने फ्रैक्शंस को कंप्लीट किया। बेसिक फ्रैक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट और फिर जोड़ना, प्रॉपर ना हो तो इम्प्रॉपर के हिसाब से भी कैसे कैलकुलेट करना। तो ये सारी चीज़ें थी, एक बार इसको देख लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक इज़ नॉट द डिफरेंट, द सर्ड एंड इंडिसेस सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। एक अलग थोड़ी सी चीज़ हमें आज एक और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। इसको एक बार नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के दूसरी चीज़ की तरफ, दैट इज़ सर्ड्स एंड इंडिसेस। सर्ड्स एंड इंडिसेस में आप लोग पढ़ते हो रूट्स को, आप पढ़ते हो स्क्वायर रूट्स को। तो स्क्वायर रूट ऑफ कोई नंबर लिखा है तो इसको एक तरह का सर्ड बोला जाएगा, ठीक है। और इनके कॉफिशिएंट्स को मिला के जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्ड एंड इंडिसेस। तो सर्ड एंड इंडिसेस का मतलब क्या हुआ, तो कुछ बेसिक सी बातें करते हैं पहले रूट के बारे में। यू नो वेरी वेल के रूट्स क्या होते हैं, छोटा सा हम साथ साथ वो भी सीख लेते हैं। देखो भाई 2√2 है और 3√2 है, क्या आएगा, 2√2 है 3√2 क्या आएगा भाई, सोचो दिमाग लगाओ, 5√2 आ जाएगा, ठीक है। एक बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आपके कॉफिशिएंट उनको जोड़ रहा हूँ। द बेसिक मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई ये ना आपका 2√2 का मतलब 2 × √2 है, ठीक है। ये 3√2 का मतलब ये ना 3 × √2 है। अगर मैं √2 दोनों में कॉमन ले लूँ तो आप कहोगे 2 + 3 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा 5 × √2 जिसको मैं 5√2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि बात ये समझ में आई, रूट में आप रूट्स को नहीं जोड़ सकते, आप कॉफिशिएंट्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। रूट ऐसे ही रहेगा, आप कॉफिशिएंट्स को जोड़ सकते हैं, राइट। एक छोटी सी बात है। आप अब मुझे बताओ, आप √2 + √2 कितना होगा, √2 + √2 कितना होगा। ये भी कोई खास बात नहीं है, आप आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है। √2 अकेला है, एक बार √2 है, ये भी एक बार √2 है, तो टोटल कितनी बार √2 हो गया, ये देखो ये 2 बार था, ये 3 बार था, टोटल 5 बार हो गया था। तो यहाँ पे कितनी बार है, यहाँ पे √2 2 बार है, यहाँ पे √2 आपका 2 बार आ जाएगा। दिस इज द रिजल्ट। अच्छा 2√2 - √2 इसको बताओ जरा कितना आएगा, 2√2 - √2 यानी कि ये तो एक बार रूट है, ये तो एक बार रूट है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2 - 1 सिंपली 1√2 आ जाएगा। तो यानी कि रूट्स के आप कॉफिशिएंट्स को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ महान बच्चे होते हैं, √2 + √3 को √5 भी लिख देते हैं कुछ लोग। तो कोई गलती नहीं है, मतलब उनकी गलती नहीं है बेसिकली,
ये बात गलत है, उन्होंने शायद ना पढ़ी हो। तो आपने भी ध्यान रखना है, जो भी ऐसा करते हो तो आपने आगे से ऐसा नहीं करना। रूट्स को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। आप बोलो ये कैसे प्रूफ होगा, इसका क्या होगा? प्रूफ कुछ नहीं है, आप रूट 2 की कैलकुलेटर पे वैल्यू देख लो, अप्रॉक्सीमेटली 1.4 होती है। रूट 3 की देख लो, अप्रॉक्सीमेटली 1.7 होगी, तो जोड़ के कितना आ जाएगा? 3.1 हो जाएगा। अगर आप सीधा ही जोड़ देते तो आप तो बोल रहे थे कि भी वैल्यू रूट 5 हो जाती, ठीक है। अगर आप मान लो सीधा जोड़ देते, आप बोल रहे रूट 5 होगी, जबकि रूट 5 की वैल्यू तो 2.2 होती है। यहाँ पे 3.1 कैसे आ गया? यानी कि बात गलत थी, तभी ऐसा गलत होगा। तो रूट में जोड़ना नहीं है, ठीक है। रूट में जोड़ना मतलब रूट्स के कॉफिशेंट्स को आप जोड़ सकते हो कॉमन लेके, अगर रूट सेम हो, बट आप रूट्स को ऐसे नहीं जोड़ सकते, ठीक है। ये बात खूब सो क्लियर होगी आपको। एंड रूट्स को आप सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। 5 - 3 आप इसको रूट ऑफ 2 नहीं लिख सकते, ऐसा कहना भी गलत होगा। लेकिन मल्टीप्लाई किया जा सकता है। प्लस माइनस रूट को कभी भूल के भी ना करें। हाँ, कॉफिशेंट सेम है तो आप मतलब नंबर सेम है तो उनके कॉफिशेंट्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। रूट 5 इंटू रूट 3 आप रूट ऑफ 5 इंटू 3 यानी कि 15 लिख सकते हो। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। मान लो 15 बाय रूट 3 था, तो यानी कि आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऐसा आप लिख सकते हो, द आंसर इज रूट 5, ठीक है। आप डिवाइड करके कर सकते हो, यानी रूट्स को ऐड नहीं करते, बस आप क्या करते हैं, ऐड कॉफिशेंट के हिसाब से करते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली कर सकते हो। तो हमारा सर्ड का ही टॉपिक है, तो हमने सोचा अभी साथ में ये भी एक छोटी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब रूट में एक और चीज़ समझते हैं, रूट का मतलब क्या है। आप ना रूट ऑफ 16, वैसे तो हमने स्क्वायर रूट्स वगैरह सब सीखे ही हुए हैं, स्क्वायर रूट सीखे हुए हैं, बट इवन दो फिर भी देखते हैं। जैसे कि रूट 16 आपने क्या समझा भाई? रूट 16 को ना 16 को आप 4 गुना 4 लिख सकते थे, ठीक है। 4 गुना 4 आप लिख सकते थे, यानी कि अगर आप पेयरिंग बनाओ तो दो जो 4 थे रूट के बाहर आके एक 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ रूट 8 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर इसके ना फैक्टर बना लो। 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले जो 2 हैं, 2 बार 2 हैं, तो आप इनको क्या बना लोगे? पेयर। तो अगर ये पेयर बन गया तो ये आ जाएगा बाहर और अंदर रह गया सिर्फ एक 2, उसको हम एज इट इज पड़ा रहने देंगे, यानी रूट 8 की वैल्यू 2√2 बन जाएगी। क्या ये बात सही है? रूट ऑफ 200, किसी ने बोला रूट ऑफ 200, देयर इज वन अगेन मोर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा ले सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पे 10√2 हो सकता है, ठीक है। 10√2 यानी कि एक पेयर बना लिया और आपका यहाँ पे 10 बाहर आ गया, 2√2 बाहर आ गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप 1 मिनट का इसमें ब्रेक ले सकते हैं थोड़ा, ताकि हम सर्ट्स एंड इंडिसेस को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी अगली टाइप की तरफ। द क्वेश्चन इज रूट ऑफ 9 + 2√20। रूट ऑफ 9 + 2√20 यानी कि रूट के अंदर रूट हो तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। रूट के अंदर रूट कुछ नहीं, एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको वो समझ में आ गई तो आप विदाउट पेन एंड पेपर आप सीधा टिक कर सकते हो। जैसे मैं बता सकता हूँ अभी इसका आंसर ए आएगा। कैसे आएगा बात करते हैं।
तो आपने क्या करना है, रूट के अंदर जो रूट है, जो रूट के अंदर रूट वाला पार्ट है, पहले तो आप ये ध्यान रखो यहाँ पे 2 होना ज़रूरी है, यहाँ पे 2 होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे 2 है तो रूट के अंदर जो वैल्यूज़ है आप उसके ऐसे फैक्टर बनाइए, यानी कि उसको ऐसे 2 टुकड़ों में आप तोड़ोगे जिनको जोड़ने पे 9 बन जाए, जिनको जोड़ने पे 9 बन जाए। देखो भाई, अगर आप कहो कि 20 को अगर मैं लिखूँ 2 × 10, तो 10 और 12 को तो जोड़ के 9 नहीं बन रहा, तो और क्या हो सकता है, हाँ 5 × 4। तो ये एक ऐसा फैक्टर होगा 5 × 4 जिनको जोड़कर 9 बन रहा है। तो एक वैल्यू आपकी 5 है, एक वैल्यू 4 है, 5 × 4 20। सो बस आंसर कितना लिखना है, देखो दोनों को जोड़ के, हमेशा दोनों को जोड़ के यहाँ पे होना चाहिए, चाहे बीच में कुछ भी हो, हमेशा जोड़ के क्या होना चाहिए, वैल्यू यहाँ वाली बननी चाहिए। तो यानी कुछ नहीं, आपका आंसर क्या होगा, कुछ इस फॉर्मेट में होगा, आपका आंसर इस फॉर्मेट में होगा। बीच में प्लस था, ठीक है, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुने, आप नोट बाद में करेंगे। बीच में अगर प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा, आपका प्लस ही आएगा और 2 रूट्स की फॉर्म में आंसर आएंगे। तो यानी कि ऑप्शन में तो ये तो बातें दोनों गई, ठीक है। दूसरी बात, बीच में प्लस आएगा, प्लस आएगा तो यानी ये वाली बात भी गई, आंसर यही है। बट फिर भी फाइनल आंसर इज 5 और 4 2 फैक्टर्स थे, तो आपने इनको इस तरह से लिख देना है, √5 + √4 इज द आंसर। लेट्स डिस्कस वंस अगेन। 20 रूट के अंदर था, पहले बाहर 2 होना चाहिए, तो 20 के ऐसे फैक्टर्स बनाओगे जिनको जोड़कर 9 बन जाए। तो 5 और 4 ऐसे फैक्टर थे जिनको जोड़ के 9 बन रहा था, तो √5 + √4 इज द आंसर। होप सो ये नई बात सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी। इसको कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। The next question is √9 + 2√18, √9 + 2√18। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपका रूट के अंदर है, रूट के अंदर है ये 18 लिखा है, तो आप 18 के ऐसे मुझे फैक्टर बताइए जिनको जोड़कर क्या बन जाए, 9 बन जाए। तो 9 कैसे बन सकता है, 9 × 2 18 नहीं बन रहा है, तो 6 × 3 बन जाएगा। 6 × 3 18 होता है, तो 6 और 3 18 भी होता है, यानी कि आंसर √6 + √3 होगा। क्या ये बात क्लियर है? देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि बीच में प्लस होना ज़रूरी है और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो, यहाँ पे आपका 2 होना ज़रूरी है, रूट के अंदर रूट, और एक जो टर्म रूट वाली है, रूट के अंदर रूट वाली, उसके साथ 2 होना ज़रूरी है, तो आप ये वाली टाइप लगा सकते हैं। चलिए 1-2 सवाल और डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक आपका क्वेश्चन है 8 - 2√15, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 8 - 2√15, जी बिल्कुल जो आप सोच रहे हो, क्या आंसर आएगा। यहाँ पे बीच में ना माइनस है, बीच में माइनस है, तो इसका फॉर्मेट समझ लो एक बार। बीच में माइनस है तो आपका आंसर का फॉर्मेट भी बीच में माइनस आएगा। आप ये मत सोचना कि 15 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं सबट्रैक्ट करके 8 आ जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने जोड़ के ही देखना है, बट फॉर्मेट में फ़र्क पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्मेट में फ़र्क पड़ने का मतलब फैक्टर ये सुटेबल है, सही लिखे हैं फैक्टर, ठीक है। 5 × 3 15, तो यहाँ पे बड़ा वाला आगे, बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में। ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि रूट वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप अगर छोटा वाला नंबर पहले लिखेंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जैसा कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है माइनस में भी समझ में आया होगा कि बीच में माइनस लिखना है। एंड 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करते रहो एक बार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले 3 क्वेश्चंस सिंपल है, सबके बीच में माइनस लगाना है बस। 28 के ऐसे फैक्टर कितने आएंगे, 14 और 2 18, 14 × 2 28, लेकिन ऐड करके 11 तो नहीं बन पाएगा। 7 4 = 28, भाई 7 4 = 28, तो 2 फैक्टर इसके 7 और 4 थे। आपको पता है √7 - √4 आंसर आएगा, माइनस इसलिए बीच में माइनस था, तो सभी के बीच में माइनस आएगा।
अगली बात 30 है, 36 5 ज़ा 30, 6 और 5 11, बस बिल्कुल सही, 6 और 5 11, 6 पहले लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं √5 माइनस √6, और ऑप्शन में भी ऐसा अवेलेबल है, तो गलती से भी ये टिक ना करें, ये आंसर गलत होगा। मैंने पहले भी बताया आपको, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और रूट एक्चुअल में कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आंसर ये होगा 60 है। 60 आप 12 गुना 5 60, 12 और 5 17 होता है, जो कि गलत यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो 10 और 6 आई थिंक इज द फैक्टर्स, यहाँ पे फैक्टर्स होंगे। 10 इंटू 6 60 और 10 और 6 16। तो चलो यहाँ आंसर लिख देते हैं ये वाला। क्लियर है? अच्छा, ये वाली जो चीज़ है आखिरी बीच में प्लस लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ 2 होना चाहिए था, तो 2 यहाँ पे नहीं है। तो एक बार हम देखेंगे 2 पहले तो भाई बनाना पड़ेगा, ठीक है। पिछले वाले क्लियर होंगे सारे। अब हम क्या बढ़ते हैं, ये लास्ट जो क्वेश्चन लिखा था इसको एक बार डिस्कस करते हैं। 25 प्लस 10√4 था ना, आप 4 मत लिखो, चलो 4 ही रहने दो, कोई बात नहीं। वैसे ना √4 आपका 2 हो जाएगा, ये सवाल तो सिंपल बन जाएगा। तो जिन्होंने डाला एग्जाम में तो उन्होंने ये नहीं सोचा, बच्चों को ये भी पता है कि √4 की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो खैर यहाँ 2 बन जाएगा, 10 इंटू 2 20, मतलब आप ऐसे कर सकते हो, बट हम टाइप के हिसाब से अगर करें तो टाइप के हिसाब से इसको कैसे करना चाहिए, ठीक है। 2 रूट्स में कैसे, मतलब फॉर्मेट भी वही है ना, तो आपको टाइप भी यही लगानी पड़ेगी। आप √5 को 2 ना लिखें। चलो, जैसा कि टाइप में आप जानते हो यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे आप 2 बना लो। 10 को आप 2 इंटू 5 लिख दो, ठीक है। और ये जो 5 है, ये जो 5 है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, एक मिनट, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे। हाँ, तो ये 5 क्या होगा, 4 तो पहले से है, 2 5 अगर इनसाइड जाएंगे, 2 5 रूट, एक 5 जो रूट के इनसाइड जाएगा 2 बार बन जाएगा। जैसा कि आप बेसिक रूल जानते हो, 2 5 मिलके बाहर एक 5 आता है, तो बाहर एक 5 है तो आप अंदर 2 5 लिखोगे। सो अब ये क्वेश्चन आपके मनपसंद टाइप वाला बन गया है, 5 गुना 25 गुना 4 100। तो मैं फॉर्मेट के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं रूट नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 बन गया यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे 100 बन गया। तो 100 के ऐसे फैक्टर बनाए जिनको जोड़कर 25 बन जाए, जिनको जोड़कर 25 बन जाए। तो 100 के आई थिंक 20 गुना 5 100 होता है, तो आंसर आपका बन जाएगा √20 प्लस 5। 20 पंजे 100, बीच में प्लस था, तो आपका आंसर आ गया है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि आपका ना आंसर थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 20 लग रहा है कि ना आगे भी सॉल्व हो रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा। 2 दूनी 4 गुना 5 20, तो यहाँ पे √5। डिपेंड्स कि ऐसा ऑप्शन में तो आप टिक कर दोगे, बट नहीं है तो आगे भी करना पड़ेगा। सो ये 2 बाहर आ गया, 2√5, और यहाँ पे भी एक √5, और यहाँ पे क्या बन गया, द आंसर इज 3√5। मोर ओवर ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता था, बट मेरा मकसद ये था कि हम इस टाइप के तरीके जरिए समझ पाएँ, अगर यहाँ 2 ना हो तो कैसे सॉल्व करना है। सो दिस इज़ द आंसर। इसमें आपका बेसिक रूल भी यूज़ हो रहा है और आपकी ये टाइप भी यूज़ हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी कैसे करनी है। बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ ही आज का सेशन ऑफ करेंगे। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन इज, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल। √5 माइनस √21। अब पिछले वाले में तो 10 था, तो आपने कहा 2 इंटू 5 करके 2 बना लेंगे, यहाँ पे तो 2 आपका है ही नहीं, तो 2 नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ध्यान से देखना बात को, 2 नहीं है तो आप एक ज़बरदस्ती 2 लिख देंगे। ज़बरदस्ती एक 2 लिख दिया तो कोई बात नहीं, बैलेंस करने के लिए आप नीचे भी एक 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 2 को हटाना नहीं, अगर एलसीएम ले तो ये बन जाएगा, नीचे एक 2 का एलसीएम, 5 इंटू 2 10 माइनस 2√21, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, और यहाँ पे 5 इंटू 2 10 माइनस 2√21। ये नीचे जो रूट है, जैसे कि बेसिक रूल्स में भी आप समझ पा रहे हो, रूट जो है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कंबाइन भी हो रहे थे तो अलग भी हो सकते हैं। सो √10 माइनस 2√21
ओवर √2 ऐसा लिखा जा सकता है। बन गई वही टाइप, 2 बन गया आपका। अगर 2 नहीं था तो बनाया जा सकता है। तो ये तरीका है कि अगर आपका 2 नहीं है तो आप बना सकते हो। सो 7 3 21, इट्स वेरी सिंपल थिंग कि ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ के 10 बनाना चाहिए। तो ये ऊपर वाली चीज़ बन गई √7 माइनस √3 और नीचे आपका √2। यही आपका आंसर है। इस सवाल को एक बार नोट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। जैसे कि आज हमने डिस्कस किया सर्ट्स एंड इंडिसेस और उससे पहले फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक बार और वीडियो को ध्यान से देखेंगे अगर कुछ बातें नहीं समझ में आती हैं। एंड इंडिसेस एंड फ्रैक्शंस, तो ये 2 चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी। और इससे जो पिछली वीडियोस थी उसमें हमने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, ये सब बातें सीखी थी। एंड बोर्ड मास के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द वेरी लास्ट वीडियो दैट इज़ एक्सपोनेंट्स, जिसमें हमने पावर से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें सीखी थी। तो सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ में ये 4 आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी, एक बार आप कुछ वो भी क्लासेस देख लेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे ऑफ द सिंप्लीफिकेशन में कुछ नई बातें जो कि आपको एग्ज़ाम में चीज़ों को आसान कर देंगी। सो आज के लिए सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।